Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 12th of December 2021. तो गाइज आज है तारीख 12 दिसंबर 2021 और है संडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है निगीन लेक को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये मैप का है। अगेन यहाँ पे पूछा गया है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माल्टा लोकेटेड। माल्टा कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन दिए गए, ए बाल्टिक सी, बी मेडिटेरेनियन सी, सी ब्लैक सी या फिर डी नॉर्थ सी। तो इसका सही आंसर आप लोग को बहुत आराम से मिल जाएगा। जैसे आप लोग मैप में माल्टा को देखोगे आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे। एटलीस्ट सभी लोग को इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, सभी लोग को इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर मैंने आप लोग को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से जाकर भी इसको चेकआउट कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। इस आर्टिकल में इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस के बारे में चर्चा की गई है। भारत ने अभी बहुत सारा मेडिकल रिलीफ पहुंचा दिया है अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अपने आप में आप देख पाओगे बहुत सारे क्राइसिस बढ़ चुके हैं पिछले कुछ टाइम में। आपने देखा अगस्त के टाइम पर अफगानिस्तान के अंदर पूरी तरह से तालिबान का कंट्रोल आया। अब तालिबान का कंट्रोल आने के बाद हमने देखा फूड क्राइसिस काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं वहाँ पर, एक तरीके से खाने की काफ़ी कमी पड़ी है, लोगों के पास खाने को नहीं देखने को मिला। उसके बाद हेल्थ क्राइसिस काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुए, मतलब कि जो मेडिकल सप्लाईज होती हैं या फिर आप कह सकते हो मेडिकल सप्लाईज अच्छे तो हुई नहीं, साथ साथ जो मेडिसिन है उनका शॉर्टेज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। उसकी वजह से हेल्थ क्राइसिस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़े। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत ने रिसेंटली अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम लोग बहुत कुछ प्रोवाइड करवाएंगे, बहुत कुछ रिलीफ देंगे अफगानिस्तान को। उसी के रेस्पॉन्स में अभी देख पाओगे इंडिया ने सैटरडे में अपना जो एक तरीके से मेडिकल रिलीफ वो प्रोवाइड करवाया है। हम लोगों ने एक तरीके से मेडिकल का कंसाइनमेंट भेज दिया है, अपना पहला रिलीफ यहाँ पर प्रोवाइड करवाया है। तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। प्लस उसके बाद आपको मालूम होगा भारत ने अभी तक तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन को रिकग्नाइज नहीं किया है अफगानिस्तान के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारत एक तरीके से मानता है कि ह्यूमन राइट्स जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसकी वजह से हम लोग तालिबान को अभी रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने ये भी देखा कि अफगानिस्तान के अंदर जो आम लोग हैं वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो मेडिकल सप्लाई अभी पहली बार भारत ने पहुँचा दिया है, इसके बारे में आइडिया रखना है। देन उसके बाद यहाँ पर जो मेडिकल सप्लाईज ये जितनी भी चीज़ें होंगी ये सब हैंड ओवर किया जाएगा WHO के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं काबुल के अंदर उनको, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी मेंशन्ड है। प्लस यहाँ पर ये सारी चीज़ें एडमिनिस्टर करी जाएंगी। भारत के थ्रू एक हॉस्पिटल बनाया गया है अफगानिस्तान के अंदर जिसका नाम है इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल। मेरे ख्याल से हॉस्पिटल 2004 में बनाया गया था। चेक कर लेना इसको एक बार, ठीक है। मैं करेक्ट नहीं हूँ तो इसको नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। फिलहाल मैं अभी श्योर नहीं हूँ, मे बी 2004 में इसको बनाया गया था। तो यहाँ पर भारत ने यहाँ पर इस हॉस्पिटल को डेवलप किया था अफगानिस्तान के अंदर। तो यहाँ पर ये एग्जैक्टली वहाँ पर भी हम लोग इन मेडिसिन को पहुँचाएंगे, ये भी अनाउंसमेंट देखने को मिला है। उसके बाद सबसे बड़ी बात, जितना भी हमने ये सप्लाई पहुँचाया है, ये सप्लाई किया है बेसिकली, ये सब एज अ गिफ्ट पहुँचाया है। जो भी बॉक्सेस गए हैं जिसके अंदर ये मेडिसिन थी उसके बॉक्सेस के ऊपर लिखा गया है गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसके साथ भारत ने अभी बहुत सारी कंट्रीज़ को ज्वाइन कर लिया है, ईरान, कतर, यूएई, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान को। इन कंट्रीज़ ने भी क्या किया है, लगातार अफगानिस्तान को सप्लाईज पहुंचाई हैं। तो उस बेसिस पर भारत ने भी इसको ज्वाइन किया। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि हाँ क्या सिचुएशन चल रही है अफगानिस्तान के अंदर, और तालिबान ने कंट्रोल पा लिया है वो मैंने आपको बता दिया। वो आगे चीज़ें यहाँ पर इस आर्टिकल में मैंशनड है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये बन सकता है, हो सकता है यहाँ पर कल एडिटोरियल में इसको कवर करवा लिया जाए। अब हुआ क्या, यहाँ पर यूएस ने बैन कर दिया है
ढाका के पैरा यूनिट को, ढाका मतलब बांग्लादेश का एक तरीके से इनका रैपिड एक्शन बटालियन है, इसको बैन किया। इसके जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। अब यूएस ने यहाँ पर कल बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर सैंक्शन लगाए, जैसे कि बांग्लादेश के रैपिड एक्शन बटालियन के ऊपर लगाया, उसका चाइना की बहुत सारी कंपनीज हैं उनके ऊपर सैंक्शन लगाया। चाइना का वही वाला कंसर्न है जो कि उइगुर मुस्लिम वाला आपको मालूम है। उसके बाद यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की बहुत सारी कंपनीज़ के ऊपर सैंक्शंस लगाए। नॉर्थ कोरिया के ऊपर तो रेगुलर सा काम है, सैंक्शंस लगते रहते हैं और यूएस ने लगाए भी है बहुत सारे। तो यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी यहाँ पर बांग्लादेश शॉक हो गया इन सब चीज़ों को देखते हुए। अब इसका थोड़ा सा बेसिक है, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पर क्यों ये सैंक्शन लगाए गए। तो अभी रिसेंटली आपको मालूम होगा 10 दिसंबर को हमने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे को सेलिब्रेट किया, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए यूएस ने क्या बोला, यूएस ने बोला अफगानिस्तान के अंदर एक बटालियन है रैपिड एक्शन बटालियन। इस बटालियन ने बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन करे हैं, मानव के अधिकार का हनन किया है। इस बेसिस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस रैपिड एक्शन बटालियन के ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं। इनके जो ऑफिशियल्स हैं, इनके जो सीनियर लीडर्स देखने को मिलेंगे, इन सब के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि जो रैपिड एक्शन बटालियन है इनके ऊपर बहुत सारे सीरियस केसेस हैं, प्लस यहाँ पर इन्होंने ह्यूमन राइट अब्यूज़ किया है। उसी चीज़ को देखते हुए यूएस ने यहाँ पर ये सैंक्शंस लगाए हैं। तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर आखिरकार ये रैपिड एक्शन बटालियन है क्या, तो मैं आप लोग को इसके बारे में भी बता। तो ये विकीपीडिया का ये आर्टिकल है, विकीपीडिया पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उसी का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लिया है। रैपिड एक्शन बटालियन बेसिकली यहाँ पर एक एंटी टेररिज्म यूनिट देखने को मिलेगा अफगानिस्तान बांग्लादेश पुलिस का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, इस पूरे के पूरे यूनिट के अंदर बांग्लादेश की पुलिस, उसकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और उनके जो भी बॉर्डर गार्ड हैं, ये सभी लोग यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और इस रैपिड एक्शन बटालियन को बनाया गया था 26 मार्च 2004 में। तो इसके बारे में भी आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। मतलब इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने की बात नहीं है, बस मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको बता दी हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी उठता होगा दिमाग में कि आखिरकार यहाँ पर रैपिड एक्शन बटालियन को बैन क्यों किया गया। देखो यहाँ पर बोला यह जाता है कि देखो बांग्लादेश ने यहाँ पर एक तरीके से जो भी NGOs वगैरह हैं उनको देखते हुए बोला है कि जो भी NGOs हैं वो सब यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट को रोकेंगे नहीं। अब प्रोजेक्ट को नहीं रोकेंगे तो उसी बेसिस पर यहाँ पर इस बटालियन को बनाया गया कि अगर कोई रोकेगा तो यहाँ पर वो बटालियन उसको ठिकाने लगा देगी। और ऐसा ही हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे NGOs ने यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं इसके बेसिस पर। और NGOs ने बताया भी है कि बहुत सारे लोगों को गायब किया गया है। जो भी लोग यहाँ पर किसी चीज़ के खिलाफ उठे हैं उसको रैपिड एक्शन बटालियन ने गायब कर दिया, रातों रात यहाँ पर लोगों को गायब करवा दिया गया है। उसी वजह से यहाँ पर यूएस ने यहाँ पर इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ह्यूमन राइट्स के बारे में चर्चा की गई है, क्योंकि रिसेंटली हमने 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया है। तो इसके बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए। ये आर्टिकल हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। GS पेपर 2 के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इशूज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हर साल हम लोग ह्यूमन राइट्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। 10 दिसंबर को पूरे दुनिया भर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में, दुनिया भर में क्या सिचुएशन है वो समझाता हूँ। फिर उसके बाद इंडिया लेवल पर हम लोग ह्यूमन राइट्स को कैसे देखते हैं वो मैं आप लोग को बताऊंगा, जो कि आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के बारे में बात करें तो इसी दिन क्या हुआ था, मतलब 10 दिसंबर 1948 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यहाँ पर एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया। और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने कुछ यहाँ पर नॉर्म्स, रेगुलेशंस बताया कि किस प्रकार से हम लोग ह्यूमन राइट्स को टैकल कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बेसिकली। और साल 2021 का जो ये पूरा का पूरा डे है हमारा ह्यूमन राइट्स डे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, इसका थीम क्या है तो आपको ध्यान रखना है। थीम वन डे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो थीम यहाँ पर है इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। जो इनइक्वालिटी है बेसिकली आप कह सकते हो जो भेदभाव है उसको कम करना, और जो ह्यूमन राइट्स है, मानव के अधिकार है, उसको थोड़ा सा और ऊपर स्तर पर लेकर चलना। ये अब की बार का इसका थीम है। ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो इस पूरे दिन का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम लोग क्या कर सकें, लोगों के बीच में इक्वालिटी को प्रमोट कर सकें, शांति बना सकें, जस्टिस, फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। तो इन चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए यहाँ पर इस दिन को मनाया जाता है। प्लस हर एक इंडिविजुअल, कोई भी यहाँ पर व्यक्ति हो, सभी के पास अपने राइट्स हैं, सभी के पास हक है। और ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ रेस, कलर, रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज, सोशल स्टेटस के रिगार्डिंग कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब लोग इक्वल है, ये यहाँ पर मेन मकसद रहता है
ह्यूमन राइट्स का। ठीक है, आज के टाइम पर मानव के पास बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे हमारे पास राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, स्लेवरी मतलब यहाँ पर गुलामी से हम लोग बिल्कुल दूर रहें, उसका फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर। तो इस प्रकार के राइट्स हमारे पास देखने को मिलेंगे। हमारे पास फ्रीडम टू ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, सभी प्रकार के आपको राइट्स देखने को मिलेंगे। तो इन राइट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग यहाँ पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को इस डे को मनाते हैं। तो इसी दिन पर यहाँ पर यूएस ने क्या किया, अभी यहाँ पर जगह जगह पर ये सैंक्शंस लगाए हैं। कहाँ कहाँ पर लगाए मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेल्सन मंडेला भी यहाँ पर एक स्टेटमेंट देते हैं ह्यूमन राइट्स को लेकर कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, मान लो, ठीक है, तो अगर उसके ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट किया जाता है या फिर उसके ह्यूमन राइट्स उसको प्रॉपर्ली नहीं मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग मानवता को चैलेंज कर रहे हैं। इस प्रकार का यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है नेल्सन मंडेला के थ्रू। नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी बॉडीज़ हैं, कन्वेंशंस हैं। वो क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बॉडी आती है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, इसने लगभग 30 राइट्स बता रखे हैं लोग के, जैसे कि राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्री स्पीच, ये सारे जो मैंने अभी आप लोग को बताया है। ठीक है, तो इन सबको प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को बनाया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया ने भी यहाँ पर इस पूरे ड्राफ्ट के अंदर हिस्सा लिया था। ठीक है, तो इंडिया भी यहाँ पर इसका एक एक्टिव पार्ट था, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ और भी बहुत सारे कन्वेंशंस हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो जितने भी कन्वेंशंस हैं, इन कन्वेंशंस का मेन मकसद यही है कि हम लोग क्या कर सकें, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन दे सकें, ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशन को रोक सकें। और ये जो कन्वेंशन है इनके नाम आप लोग देख पाओगे, जैसे कि यहाँ पे चर्चा की गई है कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड। ठीक है, अलग अलग साल में कन्वेंशंस बनाए गए हैं। इन कन्वेंशंस को आप लोग रीड कर सकते हो, आपको टेलीग्राम पर ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इस PDF में भी मिल जाएगी। लेकिन एक बात यह है, जितने भी कन्वेंशन है हम लोग क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंडिया इन सभी कन्वेंशंस का कहीं ना कहीं पार्ट है। इसी वजह से यहाँ पर आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। और जब भी ह्यूमन राइट्स की बात होती है तो यहाँ पर सबसे टॉप पर आता है ह्यूमन राइट काउंसिल। ह्यूमन राइट काउंसिल भी हमारे पास एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर बहुत सारे जो नेशंस हैं उनकी जो सरकारें हैं वो मिलकर काम करती हैं। इसके अंदर 47 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसको इलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू। फिलहाल इतना याद रख सकते हो कि ये ह्यूमन राइट काउंसिल है, ये भी क्या काम करता है, ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए और उनको प्रमोट करने के लिए काम करता है, उनको मजबूत करने के लिए काम करता है। उसके बाद उसी प्रकार से एक और बॉडी आती है जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत सारी रिपोर्ट्स को लेकर आता है कि दुनिया भर में कहाँ कहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उसको लेकर यहाँ पर रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। ठीक है, तो मतलब ये सारी बॉडीज़ है जो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए वर्क करती हैं। अब बात करते हैं भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स को लेकर कहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन है। तो भारत के संविधान में ह्यूमन राइट्स के बारे में क्लियरली सारी चीज़ें बताई गई हैं। आपको मालूम होगा हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं प्लस कुछ DPSPs हैं। DPSP का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे संविधान में सारी जितने भी मेंशन है वो सब हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, ये सारे राइट्स आपको देखने को मिलेंगे। और उसी प्रकार से DPSP है, DPSP आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको राइट टू वर्क, राइट टू फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, इस प्रकार के राइट्स आपके पास दिए गए हैं। ठीक है, तो हमारे संविधान में ये सारी चीज़ें मेंशन है, इसको आप लोग जाकर रीड कर सकते हो। कल भी मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में, तो आज भी आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स और DPSP दोनों जाकर रिवाइज कर लेना, काफ़ी हद तक हेल्पफुल यहाँ पर रहने वाले हैं। अगले आर्टिकल पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, एक पिक्चर शेयर करी गई है। यहाँ पर पिक्चर के नीचे इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर कुछ काम वगैरह चल रहा है, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है। पीछे आप लोग देख पाओगे यहाँ पर एक स्टैचू सा लगा हुआ है। ठीक है, स्टैचू के पीछे कुछ यहाँ पर काम वगैरह चल रहा है। लेकिन जो ये स्टैचू है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये स्टैचू किस लेक पर है? इस लेक का नाम है हुसैन सागर लेक। ठीक है, ये लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो जितने भी लेक होते हैं हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पर हुसैन सागर लेक के बारे में आपको 2-4 बातें बता देता हूँ, तो यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो ये हुसैन सागर लेक है ये हैदराबाद के अंदर लोकेटेड है। इसको बनाया गया था हज़रत हुसैन शाह वली के थ्रू 1562 में। ठीक है, उस समय रूल होता था इब्राहिम कुली कुतुब शाह का, उस समय यहाँ पर इस लेक को बनाया गया। और ये जो लेक है ये कनेक्ट करती है दो शहरों को, हैदराबाद और सिकंदराबाद को। और यहाँ पर जो मेजर अट्रैक्शन है, जो लेक की खूबसूरती को बढ़ाता है, वो है एक स्टैचू, बुद्धा स्टैचू। जो आपने अभी पिक्चर में स्टैचू देखा था ना, वो एक बुद्धा स्टैचू है, 16 मीटर हाई स्टैचू है। और ये आप लोग देख पाओगे कुछ इस प्रकार से लेक का नज़ारा है दोपहर के समय का। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार से ये लेक है। ये स्टैचू यहाँ पर इस लेक की खूबसूरती को और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इस लेक के बारे में ध्यान रखना, 2-4 बातें जो कि इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस वजह से मैंने आप लोगों को बता दी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बस खाली इसको ध्यान से सुनते हुए चलना, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर क्या चर्चा की गई है,
पंजाब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम होगा सरकार बीएसएफ एक्सटेंडेड कुछ यहाँ पर जुरिस्डिक्शन को लेकर आई थी, मतलब कि जो बीएसएफ के पास पावर्स हैं उसको बढ़ा दिया गया था, उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। तो उसकी वजह से पंजाब नाराज़ हुआ। पंजाब ने यहाँ पर रिफ्यूज़ भी किया कि हम लोग यहाँ पर बीएसएफ की पावर्स को बढ़ाने के लिए सहमति नहीं देते हैं। तो पंजाब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुका है। अभी मुद्दा मैं आपको समझाता हूँ कि आखिरकार क्या है। पहले आपको कुछ बेसिक से चीज़ों को क्लियर करवाता हूँ। आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट है? आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमारे सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी चैलेंजेस, ये सारे टॉपिक्स आपको हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन्ड देखने को मिलेंगे। फेडरलिज्म का टॉपिक भी है। तो आर्टिकल यहाँ पर कैसे इंपॉर्टेंट हुआ हमने समझा। अब रिसेंटली क्या हुआ, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसमें इन्होंने बोला जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी पावर्स को हम लोग थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं, इसकी पावर्स को इंक्रीज़ करने वाले हैं। वो कैसे इंक्रीज़ किया जाएगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बीएसएफ के बारे में बताता हूं ताकि आप चीज़ों को थोड़ा सा बेसिक से रिलेट कर पाओ। ठीक है, बीएसएफ ये जो फोर्स है इसको बनाया गया था 1965 में, इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बाद। और उसके बाद आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो सीएपीएफ होता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसी के अंडर में ये बीएसएफ आता है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर आपको 7 ये अलग अलग फोर्सेज देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर बीएसएफ भी आता हुआ आपको नजर आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर आसाम राइफल, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स देखने को मिलेगा। उसके बाद सीआरपीएफ होता है, एनएसजी, ये सब सीएपीएफ के अंडर में आता है। तो इसी में यहाँ पर बीएसएफ भी आता है, तो आपको ध्यान रखना है। सीएपीएफ के अंदर 7 फोर्सेस है, उसमें बीएसएफ भी आपको देखने को मिलेगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको क्लियर कर लेना। उसके बाद आज के टाइम पर जो ये फोर्सेस है हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा, बॉर्डर के ऊपर यहाँ पर ये हमारी फोर्स तैनात होती है। बिल्कुल, तो लगभग अभी हम लोगों ने 2.65 लाख फोर्सेस को भी डिप्लॉय कर रखा है, फैला रखा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर्स पर। प्लस उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारी जगह पर ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपको देखने को मिलेंगी। इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर तो देखने को मिलेगी, इंडिया पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी देखने को मिलेगी। प्लस जो लाइन ऑफ कंट्रोल वाला एरिया है वहाँ पर आपको ये बॉर्डर पुलिस देखने को मिलेगी, ये आप लोग देख सकते हो। इसके पास यहाँ पर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इनके पास एक एयर विंग देखने को मिलता है, मैरिन विंग है, आर्टिलरी, बहुत सारे एक तरीके से वेपन्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तोप वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। देन उसके बाद जो बीएसएफ है, इसके बारे में एक दो बात और ध्यान रखनी है। बीएसएफ को हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज भी बोलते हैं। ठीक है, और बीएसएफ के पास बहुत सारी पावर्स हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की भी पावर है। जब हमारे कंट्री में इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन शांति से चलें, उसको लेकर यहाँ पर एक लॉ ऑर्डर को मेंटेन करे बीएसएफ, तो बीएसएफ के पास ये सारी पावर्स भी आती हैं। प्लस कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया तो वहाँ पर ह्यूमन लाइफ्स को बचाने के लिए भी यहाँ पर बीएसएफ काम करता है। तो बीएसएफ के बारे में आपने समझा। अब मैं आपको 2 बातें और बताता हूँ। सबसे बड़ी बात, जैसे हमने समझा कि बीएसएफ यहाँ पर क्या काम करता है, बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए यहाँ पर हमारी मदद करता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास कुछ पावर्स हुआ करती थी। जैसे हमने देखा कि पंजाब वाले बॉर्डर के पास यहाँ पर बीएसएफ आपको देखने को मिलेगा, इधर असम वाले बॉर्डर के पास बीएसएफ देखने को मिलेगा, बांग्लादेश वाले बॉर्डर के पास बीएसएफ देखने को मिलेगा, ऊपर पाकिस्तान वाले बॉर्डर के पास बीएसएफ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर बीएसएफ के फोर्सेस तैनात हैं, तो और ये बॉर्डर है, ये आप कह सकते हो, एक सेकेंड मैं बताता हूँ, ये इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया, इधर पाकिस्तान, सॉरी इधर पंजाब हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम लोग। अब इधर हमारी बीएसएफ देखने को मिलेगी, तो बीएसएफ के पास पता है अभी कितनी पावर्स थी? अभी बीएसएफ के पास पावर्स कम थी। बीएसएफ के पास पावर्स है सर्च करने का, यहाँ पर देखने का, ठीक है, सर्च करने का, किसी को गिरफ्तार करने का, और उसके बाद यहाँ पर लोगों के घर में छानबीन करने का, पूरी तरह से पावर्स है बीएसएफ के पास। अब ये सारी पावर्स कितने एरिया में अलाउ की गई हैं, वो है 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर्स मतलब बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर के जो 15 किलोमीटर का एरिया है, उसी 15 किलोमीटर एरिया के अंदर बीएसएफ के पास ये पावर्स दी गई हैं, इनके पास ये सारी पावर्स हैं। ये पहले हुआ करता था, लेकिन अब इसी को बढ़ा दिया गया है। यही मेन मुद्दा है, 15 किलोमीटर से इसको 50 किलोमीटर कर दिया गया है। अब क्या होगा, जो इंटरनेशनल बॉर्डर होगा इसका ज़्यादा एरिया आएगा बीएसएफ की जो पावर्स हैं उसके अंडर में। ठीक है, तो बीएसएफ अब यहाँ पर और भी बहुत सारे काम कर सकता है, जैसे कि मतलब जो ये एरिया है, जो इतना बड़ा एरिया में देखने को मिलेगा, वहाँ पर अपने सीजिंग, सर्च, अरेस्ट, यहाँ पर ये जो पावर्स हैं ये थोड़े ज़्यादा एरिया में लागू हो जाती हैं। ठीक है, तो 15 किलोमीटर से अब इसको बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है, जिस वजह से असम, वेस्ट बंगाल, पंजाब काफ़ी नाराज़ हुए। ठीक है, पंजाब ने यहाँ पर रिफ्यूज़ भी किया कि हम लोग यहाँ पर इसको अलाउ नहीं करेंगे इसको। ठीक है, तो ये ऑर्डर क्या था, आई होप अब इसके बारे में समझ गए। और इस ऑर्डर ने रिप्लेस किया है 2014 वाले ऑर्डर को। 2014 के ऑर्डर के अंदर भी यहाँ पर क्या हुआ था, जो बीएसएफ एक्ट 1968 है, उसके ऑर्डर के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे स्टेट्स को कवर किया था, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय। और यहाँ पर आप कह सकते हो जो भी एक तरीके से बॉर्डर्स हैं वहाँ पर हमने तैनात किया अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को।
उसके बाद अभी यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मेन काम यही है, सर्च करना और सीज़ करना, एक तरीके से कोई स्मगलिंग हो रही है उसको रोकना, ठीक है, या फिर जो प्रोहिबिटेड आइटम्स है, जो एक तरीके से बैंड आइटम्स है, उनको रोकने का काम करना, इलीगल किसी की एंट्री ना करने देना अपने कंट्री के अंदर। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर बीएसएफ के अंडर में आती हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमने बीएसएफ के बारे में समझा। अब यहाँ पर क्या हुआ, बीएसएफ की पावर्स को इंक्रीज कर दिया गया। किस प्रकार से इंक्रीज किया गया वो भी आप समझ गए हो। पहले इंटरनेशनल बाउंड्री के 15 किलोमीटर के अंदर अंदर एरिया में बीएसएफ के पास पावर्स हुआ करती थी, लेकिन उस 15 किलोमीटर के एरिया को बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक का कर दिया गया है। अब इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी स्टेट्स नाराज हुए और इशू क्या निकल कर आया, पब्लिक ऑर्डर वर्सेज सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है पंजाब सरकार का कहना है कि भाई ये जो काम है ये हम भी कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पावर्स हैं। हमारे पास पावर्स ये कहाँ पर देखने को मिलेगी, एंट्री 1 स्टेट लिस्ट के अंदर। आपको मालूम होगा हमारे संविधान में 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर हमारी राज्य सरकार लॉ बनाती है, और यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर हमारी केंद्र सरकार लॉ बनाती है, और ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेट लिस्ट है इसके एंट्री 1 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स है, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पर ये इसी प्रकार का स्टेप उठा सकते हैं। लेकिन जब कोई पब्लिक सीरियस डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब सीरियसली पब्लिक कुछ डिसऑर्डर हुए, हमारी सिक्योरिटी को काफ़ी बड़ा खतरा है, तो उस केस में यहाँ पर जो हमारी केंद्र सरकार है वो भी यहाँ पर लॉ बना सकती है, और उसके बारे में हमारे यूनियन लिस्ट के अंदर भी मेंशन्ड है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे यहाँ पे बोला गया जो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता हुआ नजर आया। फेडरलिज्म का मतलब ये है कि जो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार है दोनों मिलकर काम करें, ठीक है। इंडिया आज के टाइम पर क्वासी फेडरल आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया कि जो स्टेट है बेसिकली यहाँ पर स्टेट के पास पावर्स थी, स्टेट भी यहाँ पर एक काम कर सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने यहाँ पर स्टेट की पावर्स के बीच में एक तरीके से आप कह सकते हो इंटरफेयर किया है, और ये काम यहाँ पर राज्य सरकार भी कर सकती थी और यही कर पाती। तो इसी की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर यह मुद्दा उठाया गया पंजाब के थ्रू, और पंजाब सरकार यहाँ पर इसी को बोली कि भाई सेंटर का इंक्रोचमेंट देखने को मिल रहा है, जो केंद्र सरकार है वो स्टेट के लॉज में घुस रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी चक्कर में ये पंजाब है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो इसके बारे में आप लोग देख पाओगे, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि अभी क्या हुआ, 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक का एरिया को बनाया गया, जो एक तरीके से ये बॉर्डर सिक्योरिटी के पास पावर्स है उनको एनहांस किया गया। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को काफ़ी सिंपल शब्दों में समझा दिया है, और यही यहाँ पर मैंशनड है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, देख पाओगे आप हेडिंग में ही लिखा हुआ है कि जो ये नोटिफिकेशन है ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर को ब्रीच कर रहा है। फेडरल स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारे पास एक तरीके से इंडिया के अंदर क्वाजी फेडरलिज्म आपको देखने को मिलेगा। फेडरल स्ट्रक्चर का वही मतलब है कि जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, दोनों मिलकर हम लोग लॉज बनाए, दोनों मिलकर काम करें। लेकिन हुआ कि यहाँ पर केंद्र सरकार ने थोड़ा सा ज़्यादा अपना रोल दिखाया। केंद्र सरकार ने यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी पावर्स को थोड़ा सा दबा दिया है। तो इसी बेसिस पर यहाँ पर जो पंजाब है वो पहुँचा सुप्रीम कोर्ट में। आई होप आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हुई है। अब फटाफट वीडियो को लाइक कर देना यार, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। एक लाइक करने से काफ़ी सपोर्ट मिलता है, और मतलब रोज़ाना आप लोग काफ़ी बेहतरीन तरीके से, जैसे मैंने कल भी बोला था, परसों ही बोला था, तो बहुत सारे लाइक्स आए हैं। तो आज भी आप लोग को यहाँ पर काफ़ी लाइक्स पहुँचाने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एस्टिमेशन लेता हूँ 3,500 के लाइक्स के आसपास का, तो यहाँ पर इसको क्रॉस करवाना है इस टारगेट को, और इससे वीडियो काफ़ी लोगों तक रीच भी होता है, प्लस सपोर्ट भी मिलता है। और आप लोग नीचे कमेंट भी ज़रूर कर सकते हो, कोई भी आप लोग कमेंट कर सकते हो, वीडियो आगे थोड़ा सा देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद अगला आर्टिकल चर्चा करता है स्टबल बर्निंग के बारे में। और यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के बेसिस पर बताया गया जो स्टबल बर्निंग है उसके अंदर कोई भी ड्रॉप नहीं देखने को मिला। स्टबल बर्निंग बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो हरियाणा हो, ठीक है। और उसका यहाँ पर कुछ सैटेलाइट हमारे पास इमेजेस हैं जिसके बेसिस पर बताया गया लगभग 78,291 इंस्टेंसेस देखने को मिले हैं। ये यहाँ पर इतने हम लोगों ने ये चीज़ें देखी हैं, इतनी बार हम लोगों ने देखा है कि स्टबल बर्निंग हुई है 15 सितंबर से 30 नवंबर के बीच में। तो ये जो स्टबल बर्निंग है अपने आप में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और उस सोल्यूशन के बारे में भी आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग स्टबल बर्निंग के बारे में समझते हैं क्या है इसके बारे में। आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्टबल क्या होती है, बेसिकली पराली होती है, ठीक है। क्या हुआ, हमने क्रॉप का प्रोडक्शन किया, क्रॉप उगाई, उसके बाद फसल की कटाई करने के बाद बहुत सारी फसल जो है वेस्ट, खासकर वेस्ट जो होता है, ठीक है, जो वेस्ट होता है वो बच जाता है। उस वेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, वो जला देते हैं। जो फार्मर्स होते हैं उस वेस्ट को जला देते हैं। अब जलाने की वजह से क्या होता है, बहुत सारी उसमें से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, ठीक है। तो जो कि हमारे लिए काफ़ी हद तक खतरा हुआ है, चाहे वो एनवायरमेंट हो चाहे वो ह्यूमन बींग्स की हेल्थ हो, इन सभी के लिए काफ़ी बड़ा खतरा देखने को मिलती है।
तो अगर मैं बात करूं स्टबल बर्निंग होने के पीछे के रीज़न क्या है, देखो रीज़न यही कि हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर टेक्नोलॉजी होती तो यहाँ पर ये ज़रूरत ही नहीं पड़ता, हम लोग को ये ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हम लोग यहाँ पर इस पराली को जलाएं। तो अगर टेक्नोलॉजी है भी तो यहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ जाती है, बहुत सारे फार्मर्स अफोर्ड कर पाएंगे लेकिन बहुत सारे फार्मर्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, आज के टाइम पर आप देख पाओगे स्टबल बर्निंग के इफेक्ट्स क्या हैं। सबसे बड़ा इफेक्ट है पोल्यूशन। पोल्यूशन के अंदर आप देख पाओगे बहुत ज़्यादा जहरीली गैसेस निकलती है इसके थ्रू, जैसे मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और भी बहुत सारी हार्मफुल गैसेस यहाँ से निकलती हुई नजर आती हैं जब भी आप लोग पराली को जलाते हो। तो इस प्रकार की चीज़ यहाँ पे बताई गई। देन उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, और भी देखो और क्या नुकसान होता है, और ये नुकसान होता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है, जो हमारी मिट्टी होती है उसके अंदर जो उपजाऊपना होता है वो काफ़ी हद तक खत्म हो जाता है, क्योंकि सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं स्टबल को बर्न करने से। ठीक है, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। और उसके बाद एक और इशू यह है कि सॉइल के अंदर हम लोग देख पाते हैं थोड़ा सा नमी होती है, मॉइस्चरनेस होता है, और वो सॉइल बहुत बेटर होती है क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, फसल उगाने के लिए। लेकिन होता क्या है यहाँ पर स्टबल बर्निंग की वजह से भी क्या होता है, यहाँ पर जो एक तरीके से सॉइल होती है उसके अंदर से मॉइस्चरनेस खत्म हो जाता है, जो उसके अंदर नमीपनी है वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़मीन बंजर सी हो जाती है। तो इस प्रकार के एनवायरमेंटल इशू भी देखने को मिलते हैं, प्लस यहाँ पर हेल्थ इशूज़ भी देखने को मिलते हैं स्टबल बर्निंग के। लेकिन सोल्यूशन क्या है इसका, तो सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सोल्यूशन है पूसा डिकम्पोजर। ठीक है, अब पूसा डिकम्पोजर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली कुछ साइंटिस्ट है जिन्होंने यहाँ पर इस बायो डिकम्पोजर को बनाया है, ठीक है, जिसको पूसा डिकम्पोजर बोला गया। इसमें क्या होगा, हम लोग जो क्रॉप स्टबल है, यानी जो भी स्टबल होगी, जो भी पराली होगी, उसको डिकम्पोज कर देंगे, उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ठीक है, कैसे खत्म किया जाएगा आगे आपको समझाऊंगा। तो पूसा डिकम्पोजर की बात करें तो यहाँ पर एक कैप्सूल के फॉर्म में ये डिकम्पोजर आपको देखने को मिलेगा। कुछ फंजाई वगैरह को एक्सट्रैक्ट करके उसको अलग करके यहाँ पर ये जो डिकम्पोजर है इसको बनाया है। डिकम्पोज आप नाम से समझ पा रहे होंगे क्या होगा, यहाँ पर पूरी तरह से जो एक तरीके से फसल होगी, जो फसल कह रहा हूँ, जो पैडी होगा, जो एक तरीके से पराली होगी, उसको डिकम्पोज कर पाएगा। ठीक है, तो डिकम्पोज का मतलब उसको पूरी तरह से घुला देगा। ठीक है, घुला कर बिल्कुल ख़त्म कर देगा। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर आपको दो चार चीज़ें और समझनी है इस डिकम्पोजिशन के बारे में। क्या होगा यहाँ पर, जो पूरा का पूरा आपको एक मिक्सचर तैयार करना होता है। मैंने जैसे बताया आपके पास कैप्सूल है, डिकम्पोजर कैप्सूल बना दिए गए हैं। इस कैप्सूल से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन कैप्सूल का मदद से हम लोग एक लिक्विड बना सकते हैं, मिक्सचर बना सकते हैं। क्या होगा, आपको 25 लीटर तक आप लिक्विड बना सकते हो 4 कैप्सूल की मदद से। ठीक है, 4 कैप्सूल का मदद से 25 लीटर का लिक्विड आप बना सकते हो। उसके अंदर जैगरी, चिकपी, फ्लावर थोड़ा सा लगेगा, और इन चीज़ों को डालने के बाद इतना जो लिक्विड है वो लगभग 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड को कवर कर सकता है। उसके लिए काफ़ी सफिशिएंट है। अगर आप लोग इतने ज़मीन पर डाल दोगे तो वहाँ पर जो भी पराली होगी वो घुल जाएगी, घुल कर ख़त्म हो जाएगी, तो वो डिकम्पोज हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है, 8 से 10 दिन लगेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर इससे कोई भी एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं होगा, ये यहाँ पर बताया गया है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, और भी काफ़ी समय लग सकता है, लगभग 20 दिन तक लग सकता है यहाँ पर इसको डिग्रेड होने के लिए, और तेज़ी से तेज़ यहाँ पर अगर हम बात करें जल्द से जल्द लगभग 8 से 10 दिन में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन लग सकते हैं इसको पूरी तरह से डिग्रेड होने के लिए, पूरी तरह से प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए। इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ होगा, सॉइल के अंदर उपजाऊपना बढ़ेगा, प्लस कोई एनवायरमेंटल नुकसान नहीं होगा, सॉइल आपकी बर्बाद नहीं हो रही है, सॉइल के अंदर रिचनेस बढ़ेगा, न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज़ होंगे। और सबसे बड़ी बात, मेथड बहुत सस्ता है, ज़्यादा यहाँ पर महंगा मेथड नहीं है, इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंटली आप इसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो। तो इसका ये फ़ायदा है। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया। पहले तो यहाँ पर इस आर्टिकल में समझाया गया स्टबल बर्निंग की कितनी प्रॉब्लम देखने को मिली है, मैंने आपको कुछ डेटा बताया था, अभी इतने केसेस स्टबल बर्निंग के देखने को मिले। उसके बाद एक एक्सपेंसिव ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी है तो वो बहुत महंगी पड़ जाती है स्टबल बर्निंग को टैकल करने के लिए। तो एकमात्र ऑप्शन बनता है इसको जलाने का, जला दे के हम लोग यहाँ पर इसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जब जलाते हैं तो उससे प्रॉब्लम निकलती है। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो सोल्यूशन इसका पूसा डिकम्पोजर है। पूसा डिकम्पोजर के बारे में यहाँ पर आपको समझा दिया गया है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर दी हैं, जितना भी इन्फॉर्मेशन है नोट्स के फॉर्म में आप लोग अपने पास रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पे आता है अगला आर्टिकल। देखो नेक्स्ट आर्टिकल में फार्मर्स का एक स्टेटमेंट है, एमएसपी इज़ की टू डाइवर्सिफाई क्रॉप्स। अब ये क्या स्टेटमेंट है, यहाँ पर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम लोग को और भी बहुत सारी क्रॉप्स के ऊपर चाहिए ताकि हम लोग क्या कर सकें, आगे ग्रो कर सकें। तो फार्मर्स का कहना यह है कि हम लोग को जो गारंटीड प्राइस है ये हमारी मदद करेगा कि हम लोग जो वाटर इंटेंसिव, आज के टाइम पर क्या गेहूँ उगाया जा रहा है ज़्यादातर, ठीक है, एमएसपी कर सरकार जो है एमएसपी पे गेहूँ ले लेती है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, तो इन्हीं का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर फार्मर्स चाहते हैं कि और भी क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी मिलनी चाहिए, जिससे कि और भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़े, खासकर पंजाब और हरियाणा वाले रीजन के अंदर। ठीक है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा वाले रीजन के अंदर ही आप लोग को यहाँ पर फसल का जो कल्टीवेशन है ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और
पंजाब और हरियाणा से ही जहाँ पर जो फार्मर्स हैं, एक तरीके से इनकी मांग है कि आपको इन लोगों को बेनिफिट चाहिए, एमएसपी रेट्स चाहिए। पैडी के अंदर आपको एमएसपी रेट्स आपको देखने को मिलता है, गेहूं के लिए एमएसपी मिलता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर इनका कहना यह है कि ये लोग अभी तक आगे भी लड़ाई करने वाले हैं एमएसपी की मांग के लिए। सारी क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी चाहिए, सारी फसलों के ऊपर जब एमएसपी मिलेगा तो इससे यहाँ पर और बहुत सारा फायदा होता हुआ नजर आएगा किसान भाइयों को। ये यहाँ पर स्टेटमेंट है इनका, ठीक है। और इससे आगे आप लोगों को इस आर्टिकल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद और भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स का ही खेल है और पंजाब हरियाणा को ही फोकस में रखा गया है। क्यों, मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर अभी भी देख पाओगे जो क्रॉप्स का कल्टीवेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अब इसके आगे पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर कुछ भी नहीं, मैं पूरा पढ़ चुका हूँ, चाहो तो आप लोग पढ़ लेना, कोई भी आपको फ्रूटफुल चीज़ नज़र नहीं आएगी। अब क्या है, खासकर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है एमएसपी, आपने समझा है एमएसपी क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए, खासकर जीएस पेपर 3 के अंदर हमारा एग्रीकल्चर का पोर्शन आता है, जीएस पेपर 2 के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन आता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एमएसपी बेसिकली एक मिनिमम प्राइस है, मिनिमम प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होता है, यहाँ पर सरकार कुछ गारंटीड प्राइस देती है हमारे किसान भाइयों को कि भाई इतना प्राइस तो इनको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इससे क्या है, किसान भाई को एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि भाई हम लोग कुछ भी एक तरीके से प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इतना प्राइस हम लोग को मिलेगा, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमें लॉस वगैरह होगा। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस प्रकार से तय किया जाता है, सरकार यहाँ पर फार्मर्स को प्रोवाइड करवाती है एमएसपी। आई होप आप इसके बारे में समझ गए होंगे। नाउ एमएसपी के बारे में अगर हम बात करें तो सारा का सारा जो रिकमेंडेशन है, सारा आइडिया एमएसपी का किसने दिया था, उसके पीछे है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जिसने यहाँ पर एमएसपी के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं। आज के टाइम पर 23 क्रॉप्स हैं जिसके ऊपर एमएसपी दी जाती है, और एक शुगर केन गन्ना है उसके ऊपर फेयर और रेम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखना। बाकी जो ये कमीशन है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, एक अटैच ऑफिस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में आता है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी फसलें हैं, कितनी फसलें, मैंने जैसे बताया 23 क्रॉप्स आपको देखने को मिलेगा जो कि एमएसपी के अंडर में आती हैं। जैसे कि 7 सीरियल्स हैं हमारे, जिसमें यहाँ पर पैडी आता है, वीट आता है, बार्ले, जोवर, बाजरा। उसके बाद पल्सेस भी हैं, यानी दालें हैं, 5 दालें हैं, ग्राम, अरहर, मूंग, उड़द, लेंटिल। उसके बाद ऑयल सीड्स देखने को मिलेंगे जिसमें ग्राउंड नट, रेप सीड, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, सीसमम, सैफ्लावर सीड, नाइजर सीड, ये सारी सीड्स देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर एमएसपी मिलता है, मतलब इनका अगर प्रोडक्शन करते हैं फार्मर्स तो इनके ऊपर इनको एमएसपी मिलेगा। कमर्शियल क्रॉप्स भी हैं जैसे कि रॉ कॉटन हो गया, रॉ जूट हो गया, कोपरा हो गया। उसके बाद शुगर केन के ऊपर फेयर और रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलता है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। ये कुछ 23 क्रॉप्स हैं प्लस शुगर केन है जिसके ऊपर यहाँ पर एमएसपी प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी मैं आप लोग को एमएसपी के बारे में पढ़ाता हूँ तो एक चीज़ और, ये वाला पिक्चर मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ। आपने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा तो क्रॉप्स के बारे में ये भी ज़रूर पढ़ लिया करो, क्रॉप्स राबी, खरीफ और जैद, ये 3 प्रकार के आपको क्रॉपिंग सीजन हम लोग को देखने को मिलते हैं। राबी क्रॉप का जो टाइम पीरियड होता है अक्टूबर से दिसंबर के टाइम का ये टाइम पीरियड होता है। यहाँ पर राबी क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, राबी क्रॉप में वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। जो क्रॉप्स हैं ये राबी क्रॉप है, बहुत ध्यान से सुनते चलना, आगे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तो राबी क्रॉप के अंदर आप देख पाओगे वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये सारी क्रॉप्स आती हैं राबी के अंदर। खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन सी आती हैं, राइस, मेज, जोवर, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। जैद क्रॉप्स के अंदर कौन कौन सी आती है, सीजनल फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स, तो ये सब आता है हमारा जैद क्रॉप के अंदर। अब रिसेंटली यहाँ पर यूपीएससी ने इसी को लेकर एक क्वेश्चन पूछा था, लगभग 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें ये पूछा गया, पहले तो आपको कुछ क्रॉप्स के नाम दिए गए जैसे कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, वीट, ये नाम दिए गए। फिर नीचे आपसे पूछा गया आप इसमें से ये बताओ कौन सी क्रॉप्स खरीफ क्रॉप्स हैं। ऑप्शन ए बोलता है 1 और 3 मतलब कॉटन या राइस खरीफ क्रॉप है, या फिर ऑप्शन बी बोलता है 2 और 3 ओनली, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी 2, 3 और 4 ओनली। तो यहाँ पर आप लोग इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, अभी तुरंत ही हम लोगों ने इसको कवर किया है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की गई है, अगर हम बात करें मेन इन इंडिया, जो यहाँ पर एक तरीके से आदमी है इंडिया के अंदर, इन्होंने लगभग 82% तक लेबर इनकम को ये लेते हैं। और एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे 2 दिन पहले, आपको मालूम होगा, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022। इसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको टेलीग्राम पर मैंने प्रोवाइड करवा दी है, लेकिन आर्टिकल बहुत छोटा सा ही, मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरीके से। हुआ क्या यहाँ पर, आप देख पाओगे जो विमेन होती हैं, विमेन की जो लेबर इनकम है वो, मतलब विमेन जो है, विमेन को इनकम बहुत कम दी गई है, बहुत कम विमेन को कवर किया गया है इनकम के अंदर, लेकिन मेन को यहाँ पर ज़्यादा इनकम प्रोवाइड करवाई जाती है। मेन इन इंडिया अगर हम बात करें कैप्चर करते हैं 82% ऑफ लेबर इनकम, वाइल जो विमेन है, विमेन सिर्फ और सिर्फ अर्न करती हैं 18% इनकम को। तो आप समझ सकते हो जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। इसी वजह से यहाँ पर जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 है उसने बताया है कि भारत के अंदर भी जेंडर इनइक्वालिटी ज़्यादा देखने को मिलेगा। विमेंस बहुत ज़्यादा कम है जिनको इनकम मिल रही है बहुत, और मेंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर इनकम होल्ड कर रहे हैं।
ठीक है। उसका जो फीमेल शेयर है, बेसिकली आप कह सकते हो जो फीमेल का शेयर है टोटल लेबर इनकम के अंदर, वो बहुत कम देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू द मैन। हालांकि यहाँ पर इस रिपोर्ट का सजेशन ये था कि 50-50% तो होना ही चाहिए था, 50% शेयर वुमेन के लिए होना चाहिए था। मतलब इतना तो जो इनकम लेबर इनकम है 50% वो वुमेन होल्ड करती है और 50% मैन होल्ड करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा वाइड गैप देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद बताया गया, यहाँ पर कुछ आप लोग पिक्चर देख पाओगे, इस पिक्चर के अंदर बताया गया लेबर इनकम के बारे में। तो चाइना के अंदर आप देख पाओगे थोड़ा सा रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है इंडिया के कंपैरिजन में। चाइना के अंदर 33.4% जो वेमेन की लेबर इनकम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मतलब वेमेन का शेयर थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द मैन। मतलब उसका श्रीलंका नेपाल आप देख पाओगे इनके अंदर भी ज़्यादा है। मतलब इनकी सिचुएशन चाइना श्रीलंका नेपाल की सिचुएशन भारत से अच्छी है, आप लोग ये देख पाओगे। प्लस भारत से सिचुएशन खराब कहाँ कहाँ पर है, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया। प्लस पेंडेमिक का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है कोरोना वायरस की वजह से भी, जो एक तरीके से जॉब्स वगैरह उन जॉब लॉस हम लोगों ने देखा है। और उसकी वजह से भी आप कह सकते हो कि अनपेड केयर वर्क्स काफ़ी बढ़ चुके थे और वेमेन को एक तरीके से जो रोल था इनका वर्किंग में वो काफ़ी हद तक कम हुआ है पेंडेमिक के बाद से। ये भी हम लोगों ने इसको कवर किया। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी, आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो बस खाली इतनी सी इन्फॉर्मेशन है कि जो वेमेन का शेयर है टोटल इनकम के अंदर वो बहुत कम है। वेमेन आज के टाइम पर इनकम की कैटेगरी में काफ़ी नीचे देखने को मिलेंगी इंडिया के अंदर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पर चर्चा की जाती है एक पिक्चर के बारे में। एक पिक्चर दे रखा है और इस पिक्चर में आप देख पाओगे एक बोटमैन है जो कि कलेक्ट कर रहे हैं लोटस स्टेम्स को। और यहाँ पर ये जो एक तरीके से कहाँ पर बैठे हैं, ये निगीन लेक के अंदर बैठे हैं। अभी निगीन लेक ही मैंने आज आप लोगों को मैप में पूछा है, तो निगीन लेक के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आप लोगों ने अच्छे से वीडियो को पॉज करके बता दिया है तो काफ़ी बेटर है, नहीं तो अब यहाँ पर समझने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो निगीन लेक है वो श्रीनगर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर इस लेक के बारे में 2-4 इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने यहाँ पर टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर एक जो इतनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर मैं पिक्चर्स के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो निगीन लेक के बारे में बात करें तो कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकल कर आ नहीं रही थी, तो विकीपीडिया पे मैंने सर्च किया तो काफ़ी कुछ मिला। निगिन लेक को हम लोग यहाँ पर नागिन लेक भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो लेक है बेसिकली ये यूट्रोफिक लेक देखने को मिलेगी। पहला क्वेश्चन, ये यूट्रोफिक क्या होता है? तो यूट्रोफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जहाँ पर आप कह सकते हो जो लेक है ये वेल नोरिश्ड है, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जब किसी लेक के अंदर बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं तो उसको हम लोग यूट्रोफिक बोलते हैं, या फिर उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक आप कह सकते हो जब किसी लेक के अंदर न्यूट्रिएंट्स लेवल कम होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं ओलिगोट्रॉफिक। ठीक है, और किसी लेक के अंदर अगर बीच का कैटेगरी देखने को मिलेगा, मतलब ना ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे ना ही ज़्यादा कम होंगे, एक मॉडरेट लेवल पर होंगे, तो उस कैटेगरी को क्या बोलेंगे? उस कैटेगरी को बोलते हैं मीसोट्रॉफिक। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी हैं जिसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। उसके बाद हमने देखा निगीन लेक है, ये भी यहाँ पर यूट्रॉफिक लेक आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पर है? ये श्रीनगर के अंदर देखने को मिलेगी, जम्मू एंड कश्मीर कैपिटल श्रीनगर के अंदर आपको ये देखने को मिलने वाली है। और उसके बाद ये जो लेक है निगीन लेक, इसको हम लोग कभी कभी दाल लेक का पार्ट भी मानते हैं। जो दाल लेक है बेसिकली इसका हम लोग पार्ट भी मानते हैं इसको, तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। और उसके बाद जो ये हमारे निगीन लेक है ये दल लेक से कनेक्ट होती है लगभग एक नैरो स्ट्रेट के थ्रू, एक पतली सी स्ट्रेट है उसके थ्रू यहाँ पर ये वाली जो झील है ये दल झील से कनेक्ट होती है। दल झील के बारे में मैंने आपको काफ़ी बार इसके बारे में बता रखा है। दल झील के बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ भाई श्रीनगर की यहाँ पर अंदर ये दाल लेक देखने को मिलेगी। और बहुत सारी फेमस लेक के अंदर से एक वन ऑफ द फेमस लेक दाल लेक भी आती है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ठीक है, ये लेक यहाँ पर श्रीनगर के अंदर है, जो कि श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर का समर कैपिटल है। उसके बाद यहाँ पर जो दल लेक है इसको हम लोग लेक ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं, या फिर ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको श्रीनगर का ज्वेल भी बोला जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं जो कि आप लोग ध्यान रख सकते हो, प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल चर्चा करता है प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। 2454 केसेस रजिस्टर करे गए हैं पिछले 3 सालों के अंदर। ठीक है, मतलब क्या है? देखो ये जो इसने इंसान ने हाथ में पकड़ रखा है एक टॉर्टोइस, यहाँ पर आपको इसके हाथ में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर जो टॉर्टोइस होते हैं टर्टल्स होते हैं, टॉर्टोइस टर्टल्स के बीच में डिफरेंस होता है, इसके बारे में आपको समझना होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊँगा। कछुआ कह सकते हो बेसिकली आप। क्या है, इन दोनों ही टॉर्टोइस और टर्टल्स की ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती थी, इनका ट्रेड इलीगल व्यापार बहुत ज़्यादा होता था, मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, प्लस खाया भी जाता है एज अ मीट। तो इनका यहाँ पर ट्रैफिकिंग काफ़ी ज़्यादा होता था, उसको यहाँ पर रजिस्टर किया गया और बोला गया
लगभग 2018 से लेकर 2020 के बीच में हम लोगों ने लगभग 2054 या फिर आप कह सकते हो 2000 के आसपास हमने केसेस देखे हैं जो कि रजिस्टर करे गए हैं, जहां पर इलीगल मारा गया है इन टॉर्टोइस को, या फिर इनका इलीगल ट्रैफिकिंग हुई है, इनका व्यापार हुआ है। तो ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। पिछले 3 सालों के अंदर यहाँ पर लगभग 4000 के आसपास लोग अक्यूज़ हुए हैं जो कि यहाँ पर इस क्राइम के अंदर पकड़े गए हैं, जिनको अरेस्ट किया गया है, जिन्होंने यहाँ पर इलीगल तरीके से टॉर्टोइस या जो टर्टल्स हैं इनका ट्रेड किया है। ठीक है, नंबर ऑफ केसेस आप देख पाओगे। फिर उसके बाद बताया गया साल 2018 के अंदर नंबर ऑफ केसेस 648 निकले हैं। ठीक है, 648 केस निकले हैं। उसके बाद यहाँ पर साल 2019 के अंदर भी जो केसेस हैं लगभग 805 निकल कर आए। 2020 के अंदर 601 केसेस निकल कर आए। तो अलग अलग केसेस निकल कर आए हैं इनके टॉर्टोइस और टर्टल्स का, जो एक तरीके से इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है या फिर इनका इलीगल ट्रेड हो रहा है उसके। तो ये केसेस हम लोगों ने देखे, इसके बारे में आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये जो डेटा है इसको अवेलेबल करवाया गया, और ये जो डेटा है बेसिकली यहाँ पर इसको रजिस्टर किया गया है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एंड स्टेट फॉरेस्ट पुलिस अथॉरिटीज़ के थ्रू। पिछले 3 सालों का ये डेटा है, और जिसमें यहाँ पर फोकस रखा जा रहा है कि हम लोग अब काफ़ी सारे स्टेप्स उठा सकते हैं इस इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए। और जो हमारे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो है, इसने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए भी। आपको मालूम होगा हमने कुरमा ऐप लॉन्च कर रखा था, सेव कुरमा करके। यहाँ पर ऐप भी एक, प्लस उसके बाद जो सेव कुरमा करके एक कैंपेन भी आपको देखने को मिलेगा। एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था सेव कुरमा दिसंबर 2016 से लेकर 2017 तक। और यहाँ पर हमने यहाँ पर इस मेन फोकस ये था कि हम लोग क्या कर सकें, जो ये टॉर्टोइसिस हैं या जो टर्टल्स हैं, इन कछुए हैं बेसिकली, इनका इलीगल ट्रेड को रोक सकें। तो इस प्रकार के स्टेप्स काफ़ी सारे उठाए गए हैं कछुओं को बचाने के लिए। उसका ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड भी चलाया गया था, ठीक है, अक्टूबर 2018 से लेकर मार्च 2019 तक, ताकि हम लोग इलीगल ट्रेड रोक सकें। ठीक है, तो आप देख पाओगे अलग अलग ऑपरेशन चलाए गए थे ताकि इलीगल ट्रेड को रोका जा सके। तो आज के टाइम पर इसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे केसेस निकल कर आए पिछले 3 सालों के अंदर, जहाँ पर टॉर्टोइस टर्टल्स का इलीगल ट्रेड हुआ। अब टॉर्टोइस टर्टल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है मैं आप लोगों को क्लियरली बता देता हूँ, इसके बारे में ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दोनों के बीच में आपको लगता है कोई डिफरेंस होगा? बिल्कुल डिफरेंस है। जो टर्टल होता है हमेशा पानी में रहता है, टॉर्टोइस आपको ज़्यादातर आपको लैंड पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली हम इसको कवर करते हैं। पिक्चर में काफ़ी अच्छे से समझाया गया। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो टर्टल होता है इसमें आप देख पाओगे फ्लिपर बॉय होता है, इस प्रकार से आप इसका यहाँ पर ये फिन देख पाओगे। उसके बाद जो टॉर्टोइस होते हैं इसके अंदर आप देख पाओगे करेक्टली बिल्कुल पैर जैसा आपको ये देखने को मिलेगा, जिसको बोला चेंकी फुट होता है। इनके पास एक फुट होता है, यहाँ पर इनके पास प्रॉपर फुट नहीं है। उसके बाद जो टर्टल होता है, टर्टल का यहाँ पर शेल आपको अजीब सा देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर टॉर्टोइस का जो शेल होता है वो डोम शेप होता है। टॉर्टोइस जो होता है उसका शेप क्या होता है, डोम शेप होता है, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे डोम शेप देखने को मिलेगा, लेकिन टर्टल का यहाँ पर डोम शेप नहीं होता, थोड़ा फ्लैट सा देखने को मिलता है, इस प्रकार से फ्लैट सा देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर देख पाओगे जो टर्टल है वो सी के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है, जो समुद्र है उसके अंदर मिलता है। लेकिन जो टॉर्टोइस है ये आप देख पाओगे ज़्यादातर मतलब ज़मीन पर रहता है, ठीक है, लैंड पर रहता है। उसके बाद टर्टल क्या करता है, टर्टल प्लांट्स एनिमल्स दोनों खाता है। लेकिन जो टॉर्टोइस है, टॉर्टोइस यहाँ पर वेजी लवर होता है, वेजिटेरियन देखने को मिलेगा, और वेजीज के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। तो इसके बारे में आपको क्लियर कर लेना है। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा ही डिफरेंस, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। टॉर्टोइस की बैक्स आप समझ सकते हो, जो टॉर्टोइस की बैक होती है वो थोड़ा सा ऊपर उठी हुई होती है, डोम शेप की होती है, लेकिन टर्टल की बैक फ्लैट होती है। ठीक है, ज़्यादा डोम शेप नहीं होता है, थोड़ा सा होता है, लेकिन टॉर्टोइस का शेप डोम शेप काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसके थ्रू आप लोग यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो इन दोनों के बीच में। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। नेक्स्ट आर्टिकल इसी के नीचे यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। कुछ टाइगर यहाँ पर है देखने को मिले हैं। एक बेसिकली एक टाइगर देखने को मिला है कहाँ पर, बुक्सा पर। अब ये बुक्सा क्या है, बुक्सा टाइगर रिजर्व आपको वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलेगा। तो सैटरडे में यहाँ पर एक टाइगर देखने को मिला, जिसका फोटोग्राफ है बेसिकली यहाँ पर वो कैप्चर किया गया है कैमरा ट्रैप के अंदर। क्योंकि आपको पता होगा हम लोग टाइगर रिजर्व के अंदर कैमरा वगैरह लगाते हैं, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर पॉपुलेशन वगैरह को देख पाएँ और कैमरा ट्रैपिंग वगैरह करते हैं। और कैमरा ट्रैप के अंदर ही क्या हुआ, जो एक टाइगर है वो देखने को मिला। और मतलब काफ़ी लंबे समय से बार बार डिस्प्यूट ये आता था कि बुक्सा टाइगर रिजर्व के अंदर टाइगर्स नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, अभी प्रेजेंस ऑफ टाइगर है एग्जैक्टली ये यहाँ पर बताई गई है। मेल टाइगर कैप्चर कराया गया है इस कैमरा ट्रैप के अंदर, ये बताया गया, जिससे पता चलता है बिल्कुल यहाँ पर आपको टाइगर्स देखने को मिलेंगे। बहुत सारे इशूज़ ये उठाए जाते थे कि टाइगर्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन टाइगर यहाँ पर देखने को मिला। अब मैं आपको बताता हूँ बुक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में। तो 2-4 बातें हैं जिसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। आर्टिकल हमारा अगेन एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा।
जो टाइगर रिजर्व है, बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये बुक्सा नेशनल पार्क पर लोकेटेड है। और ये जो पार्क है बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल इंडिया के अंदर। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? सिंपल सा आंसर है वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि वहीं पर जहाँ पे टाइगर रिजर्व लोकेटेड है वहाँ पर बुक्सा हिल्स भी देखने को मिलेंगे। तीनों का एक ही नाम है, बुक्सा हिल्स, बुक्सा नेशनल पार्क, बुक्सा टाइगर रिजर्व। तो आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हो, बुक्सा वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पर भूटान के पास में आपको बाउंड्रीज देखने को मिलेंगी और भूटान के पास में आपको ये टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। मैं आपको भी मैप में भी दिखा दूंगा, डोंट वरी। अब यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, टाइगर, सिवेट, एलिफेंट, गौर, ये सारे जानवर आपको देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर इस टाइगर रिजर्व के अंदर मिलते ही मिलते हैं। मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ। सारे टाइगर रिजर्व जो भारत के हैं उसको लेकर मैंने एक मैप आपको प्रोवाइड करवा दिया है। आप सबकी लोकेशन यहाँ पर देख सकते हो, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब हम लोग मैप को जूम करते हैं तो इधर आपको ये देखने को मिलेगा, ऊपर भूटान है और ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये आप कह सकते हो जो इंडिया, यहाँ पर इंडिया देखने को मिलेगा। इधर आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखने को मिलेंगे और इधर जो एरिया ये जो कनेक्ट करता है भारत को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, इसको हम लोग चिकन नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिकन नेक बोलते हैं। इसको एक और नाम से बोला जाना जाता है, एक और कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। उस कॉरिडोर का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना, ठीक है। तो इसी के आसपास आपको ऊपर जरा सा देखने को मिलेगा, यहाँ पर बुक्सा टाइगर रिजर्व आपको ये देखने को मिलेगा और बुक्सा के ऊपर आपको भूटान देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहीं कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बाउंड्री देखने को मिलेगी भूटान के साथ। तो इसके बारे में भी आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। तो ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट आर्टिकल में क्या हुआ है, अभी पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट सिस्टम है उसको टेस्ट किया है डीआरडीओ ने, उसी को लेकर चर्चा करी गई है। अब सक्सेसफुली टेस्ट हुआ तो जो इंडस्ट्री पार्टनर हैं उनका कहना यह है कि बिल्कुल अब बहुत सारी सीरीज़ बनाई जाएंगी, सीरीज़ का प्रोडक्शन बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं ये लोग, ठीक है। जो सक्सेसफुल टेस्ट है पिनाका एक्सटेंडेड रेंज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का, वो यहाँ पर देखने को मिला। उसी के बेसिस पर ये आर्टिकल आया है, ठीक है। अभी पिनाका के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं प्रोवाइड करवाई है, बस खाली इतना बताया डीआरडीओ ने इसको लॉन्च किया है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे ट्रायल्स करे, ट्रायल्स करने के बाद सक्सेसफुली यहाँ पर एक टेस्ट हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो पूरी सीरीज़ है उसका प्रोडक्शन किया जाएगा, ठीक है। पूरी सीरीज़ हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं, उसको लेकर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ डीआरडीओ के बारे में, क्योंकि डीआरडीओ के बारे में पढ़े हुए हम लोग को काफ़ी दिन हो चुके हैं। दो चार बातें जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डीआरडीओ कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो सिंपल से आपको पता ही होगा इसके बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में डीआरडीओ आता है। ये काम करता है यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि भारत के अंदर बहुत सारी जो वेपन्स है इनको डेवलप करने का आज के टाइम पर ये काम करता है। और उसके बाद आज के टाइम पर इसके चेयरमैन कौन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कि मुझे नहीं लगता यहाँ पर करेक्ट है। कौन है चेयरमैन, इसको आप लोग देख सकते हो एक बार। तो अभी डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ही हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। उसके बाद जो डीआरडीओ इसको बनाया गया था 1958 में। पहले यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग बॉडीज़ हुआ करती थी, जैसे कि टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट हुआ करता था, या फिर यहाँ पर आप कह सकते हो इंडियन आर्मी, मतलब जो टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट हुआ इंडियन आर्मी का। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोडक्शन हुआ। उसके बाद डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो ये अलग अलग बॉडीज़ हैं, इन सबको कंबाइन करने के बाद डीआरडीओ बना है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। पहले डीआरडीओ की 10 लैबोरेटरीज हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है डीआरडीओ, अपने आप में इसकी बहुत सारी लैबोरेटरीज खुल चुकी हैं भारत के अंदर। प्लस यहाँ पर सब लोग अलग अलग काम करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा हूँ यहाँ पर जैसे कि कॉम्बैट व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे वेपन्स होते हैं उनको बनाने के लिए, इंजीनियरिंग सिस्टम को बनाने के लिए, मिसाइल्स बनाने के लिए, नेवल सिस्टम को बनाने के लिए, ठीक है, सारे यहाँ पर चीज़ें आप कह सकते हो जो डिफेंस रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है उसको बनाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी लैबोरेटरीज ओपन हो चुकी हैं। तो डीआरडीओ के पास आज के टाइम पर बहुत सारी पावर्स आपको देखने को मिलेगा, जिसके बेसिस पर क्या है आज के टाइम पर ये बहुत सारे वेपन्स को बनाते हैं। और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसको लगभग 50,000 साइंटिस्ट 5,000 साइंटिस्ट बैक करते हैं। 5,000 साइंटिस्ट इसके अंदर देखने को मिलेंगे। प्लस और भी यहाँ पर बहुत सारे सपोर्टिंग जो पर्सनल्स होते हैं इन साइंटिस्ट की जो मदद करेंगे, और भी जो सपोर्टिंग छोटे मोटे पर्सनल्स होंगे वो 2,500 के आसपास आप लोग 25,000 के आसपास लोग वो भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग डीआरडीओ के अंदर है जो कि मिलकर काम करते हैं और हमारे डीआरडीओ को स्ट्रॉन्ग बना रखा है। डीआरडीओ इसरो दोनों आज के टाइम पर प्राइड है भारत की, आप लोगों को मालूम है, क्योंकि काफ़ी कुछ यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह डीआरडीओ लगातार करते रहते हैं। तो इसके बारे में डीआरडीओ के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है आप लोग देख पाओगे, इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी डीआरडीओ ने क्या किया है ये आपको करंट इशू में पता चल गया। पिनाका के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, या फिर जो डेली करंट अफेयर वाला वीडियो है उसके अंदर समझा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल पर है।
आएंगे पेज नंबर 9 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पे एक आर्टिकल है, तो G7 कंट्रीज़ ने क्या किया है, G7 कंट्रीज सब साथ में मिल चुकी हैं और इन्होंने रशिया के अगेंस्ट यहाँ पे डिस्कशन किया। तो क्या हुआ, अभी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग देखने को मिली है। इस मीटिंग को होस्ट किया है ब्रिटेन ने, और यहाँ पर जितने भी एक तरीके से लीडर्स हैं इनके बीच में डिस्कशन हुआ, और इन्होंने यहाँ पर यूक्रेन के रेस्पेक्ट में रशिया के अगेंस्ट में काफ़ी सारा डिस्कशन किया। मैंने क्या बोला, यूक्रेन के रेस्पेक्ट में, मतलब कि यूक्रेन को सपोर्ट किया, रशिया के अगेंस्ट में यहाँ पे काफ़ी कुछ बातें की गई हैं। अब क्या होता है ना, रशिया यूक्रेन के बीच में अपने आप में काफ़ी सारे विवाद देखने को मिलेंगे, और बोला ये गया है कि रशिया यहाँ पर क्या कर सकता है, यूक्रेन को इन्वेड कर सकता है, यूक्रेन को अपने पूरी तरह से कब्जा में कर सकता है। और यूक्रेन का एक छोटा सा पार्ट है, क्रीमिया वाला पार्ट है, जिसको यहाँ पर रशिया ऑलरेडी हत्या चुका है 2014 में। तो अभी यहाँ पर बोला यह गया है कि रशिया ने बहुत सारे अपने जो सोल्जर्स हैं उनको डिप्लॉय कर दिया है, उसको यूक्रेन के बॉर्डर के आसपास फैला दिया है, और पॉसिबिलिटी कि आने वाले टाइम पर रशिया यूक्रेन के अंदर इन्वेड करे और यूक्रेन को अपने कब्जे में करे। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो दुनिया के वेल्दिएस्ट डेमोक्रेसीज़ हैं, G7 जो नेशंस हैं, इन्होंने सैटरडे में यहाँ पर सब इकट्ठे हुए और रशिया के एग्रेशन के अगेंस्ट में यहाँ पर चर्चा करी है। और उसके बाद जितना भी ये समिट हुआ है, कहाँ पे हुआ है, ये लिवरपूल जो इंग्लिश सिटी है वहाँ पर आप देख पाओगे, जो लिवरपूल है वो देखने को मिलेगा, वहीं पर ये मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग को अटेंड किया इन पर्सनली बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन देखने को मिलेंगे। उसके बाद फॉर्मर कह रहा हूँ, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, कनाडा, इन सभी के यहाँ पर लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यूके की फॉरेन सेक्रेटरी हैं। उसके बाद यहाँ पर और भी देख पाओगे G7 के जो फॉरेन मिनिस्टर्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। लिवरपूल के अंदर एक म्यूजियम है, वहाँ पर ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं जिनके बीच में डिस्कशन चला, और इसके बेसिस पर आप कह सकते हो यहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया है कि जो यूक्रेन है उसको ये लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे, यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि अगर रशिया के थ्रू कोई भी इनकर्शन किया जाएगा तो बिल्कुल ये एक तरीके से जो G7 कंट्रीज है ये सामने आने वाली हैं, यूक्रेन को सपोर्ट करने वाली हैं। और इन्हीं चीज़ को देखते हुए जो मिस्ट्रस हैं इनका कहना भी ये है, हम लोग को साथ में आने की ज़रूरत है, स्ट्रांगली आने के बाद हम लोग को यूक्रेन को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो सभी ने मिलकर, G7 कंट्रीज़ ने मिलकर यही फोकस रखा गया कि हम लोग यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे और रशिया का जो एक तरीके से अग्रेशन है उससे यूक्रेन को बचाएंगे। और जैसा मैंने आपको बताया वही चीज़ें मेंशन करी गई कि यहाँ पर रशिया ने अपने सोल्जर्स डिप्लॉय कर रखे हैं। ऐसे यहाँ पर हमारे पास कुछ न्यूज़ निकल कर आ रही है, लेकिन रशिया इसको मना कर रहा है। ठीक है, इसको डिनाई करता है। तो इसी को लेकर यहाँ पर आर्टिकल बताया गया। उसके बाद एक चीज़ और है, हाँ एक चीज़ और ये भी ध्यान रखना कि अभी जो G7 लीडरशिप है वो ब्रिटेन के हाथ में है ना। जो नेक्स्ट ईयर G7 लीडरशिप होने वाली है वो अगले बार मतलब जर्मनी इसको टेक ओवर करेगा। तो जर्मनी यहाँ पर G7 लीडरशिप को लेगा ब्रिटेन से अगले साल। तो अगले साल यहाँ पर जब लगने वाला है थोड़े टाइम बाद, तो G7 की जो लीडरशिप है वो जर्मनी के हाथ में आ जाएगी। तो उसके बारे में भी यहाँ पर समझाया गया। तो इसके एक आइडिया रख सकते हो, ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो आपको पता चली गई हैं। बाकी आप लोग देख पाओगे, मैं आपको स्टार्टिंग बता चुका हूँ, US ने यहाँ पर बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, उसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब संडे में क्या होता है, संडे में एक पेपर आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो कि मैं आज एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और आप लोगों ने देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो भी पेपर है, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हर बार मैंने एक्सप्लेन किया है, मतलब करंट डे पर नहीं एक्सप्लेन किया, मतलब संडे वाले दिन, जैसे कि आज संडे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो आज मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। इसके अगले दिन या फिर उसके अगले दिन जो डेली करंट अफेयर का वीडियो आता है उसके अंदर मैंने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, सभी साइंस एंड टेक के आर्टिकल्स को कवर किया ही है, कोई भी आर्टिकल आपका छूटा नहीं अगर आपने डेली करंट अफेयर वाला वीडियो पढ़ा है तो। ठीक है, लेकिन होगा क्या, अभी बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि हम लोग उस वीडियो को नहीं देख पाए, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं साइंस एंड टेक को लेकर एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रात तक या फिर कल मॉर्निंग में वो वीडियो आ जाएगा। साइंस एंड टेक का एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान मत होना। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि होता क्या है ना, साइंस एंड टेक को लेकर थोड़ी ज़्यादा रिसर्च करनी होती है। मैंने आपको लिए सारी रिसर्च करने के बाद मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंपाइल करके मैं आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करता हूँ और लाता भी हूँ। अब उससे क्या होगा कि यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब मैं इसके लिए साइंस एंड टेक के लिए मुझे थोड़ा सा और घंटा भर चाहिए, और मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए इसको थोड़ी सी डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए, डिटेल रिसर्चिंग के लिए। ठीक है, तो इसी बेसिस पर मैं डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में साइंस एंड टेक के आर्टिकल्स को ऐड कर देता था, लेकिन अब से यहाँ पर क्या करूँगा, आप लोग कहते हो तो मैं यहाँ पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मैं सारी चीज़ें कवर करता हूं, और पहले भी आपका साइंस एंड टेक के सारे आर्टिकल्स कवर करे गए हैं, कोई भी नहीं छूटा है, उसकी परेशानी बिल्कुल ही मतलब आपने डेली करंट अफेयर का वीडियो पढ़ा है तो आपको पता होगा। ठीक है, और जो भी इसका लेकर जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में दे दूंगा। तो इसी के साथ हम लोग अपने आज लेक्चर को करेंगे समाप्त, क्योंकि इसी के बाद कोई भी ऐसा आर्टिकल देखने को नहीं मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट हो। वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। हाँ, एक चीज़ और है यार, वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को लाइक करने से काफ़ी सपोर्ट मिलता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने बोला है साइंस एंड टेक
कवर नहीं होता है, कवर होता है। आपको पता होगा बहुत सारे लोग यहाँ पर डेली करंट अफेयर का वीडियो देखते हैं और द हिंदू का वीडियो दोनों मतलब बहुत सारे लोग दोनों वीडियो फॉलो करते हैं। आप भी फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स कवर किए जाते हैं जो कि अलग अलग न्यूज़पेपर्स में कवर होते हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होने का, और यहाँ पर जितना भी चीज़ होगी मैं आपके लिए कवर करके दे दूँगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।